दोस्तों नमस्कार। घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर उपस्थित हैं फिर से जो हमारी सीरीज चल रही थी घटना चक्र पूर्वावलोकन प्राचीन इतिहास, उसका आज पार्ट 3 है, जिसका हम आज सिंधु सभ्यता का थ्योरी प्लस MCQ करेंगे। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों की और यहाँ आपके सामने कुछ सिंधु सभ्यता के कुछ चित्र लगे हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की संस्कृति उस समय थी। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में तो पहली स्लाइड है, हम जानते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता के लिए साधारण 3 नामों से का प्रयोग होता है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले वर्तमान साहिवाल में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिले में स्थित है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की स्थिति 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समीकरण कालीन थी। विभिन्न विद्वानों ने सिंधु सभ्यता की तिथि का निर्धारण निम्नवत किया है, और इधर हम विद्वान जानते हैं और इधर निर्धारित तिथि कि किस विद्वान ने कौन सी तिथि निर्धारित की है। जॉन मार्शल के द्वारा देखें तो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। अर्नेस्ट मैके के द्वारा 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। गाइड के द्वारा 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, और मार्टिमर हिलर के द्वारा अगर देखा जाए तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। फेयर सर्विस के द्वारा अगर देखते हैं तो सन 2000 से या 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतका गिंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर में तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फल में विस्तृत है। प्राप्त साक्ष्यों से प्राप्त ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थीं। एक प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड या काकेशियन, नंबर 2 भूमध्य सागरीय, नंबर 3 अल्पाइन और मंगोलियड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विद्वानों के विचार। इधर विद्वान है और इधर
सिंधु सभ्यता के निर्माता डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप के द्वारा इनको कहा जाता है कि यह आर्य थे। नंबर 2, गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर के द्वारा यह सुमेरियन मानते हैं। नंबर 3, राखलदास बनर्जी इन्हें द्रविड़ मानते हैं। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, केंद्रीय नगर। नंबर 2, तटीय नगर और पत्तन एवं अन्य नगर एवं कस्बे। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसान ने दी। वर्ष 1920 से 21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। वर्ष 1920 से 21 और 1933 से 34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाज R37 नाम दिया गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट A-B की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बस्ती पर बना हुआ मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष प्रमुख हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। सिंधु सभ्यता में अभिलेखयुक्त मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार है जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 × 23.77 मीटर
के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितावास तथा अन्य पुरोहितावास का विद्यालय स्थित रहा हो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे राजपथ कहा गया। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्य रथ, नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी कि शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्ठे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनहोदड़ो की खोज हुई। सर्वप्रथम वर्ष 1931 में N.G. मजूमदार ने की थी। वर्ष 1935 से 36 में इसका उत्खनन मैके ने किया था। यह सैंधव संस्कृत के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृत, जिसे झूकर और झांगर संस्कृत कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था, जहां मणिकारी मोहर बनाने, भार माप के पटखरे बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी प्राप्त हुई थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चनहोदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी, नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी यानी कि डॉकयार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं धान या चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मणिमूर्ति, 3 युगल समाधियाँ आदि। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़, पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था, जिले में स्थित है।
यानी कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। वर्ष 1961 में बीबी लाल एवं बी के थापर ने उत्खनन आरंभ किया। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के सामान यहाँ से दो टीले मिले हैं, जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड कुआं तथा पक्की ईंटों का बना हुआ एक आयताकार गर्त था, जिसमें पशुओं की हड्डियां थीं। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थीं। यहाँ से सेलखड़ी तथा मिट्टी की मोहरें एवं मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967 से 68 में इसकी खोज J.P. जोशी ने की। वर्ष 1990 से 91 के दौरान R.S. बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। सुरकोतता गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कुछ मृदभांड, सैंधव लिपि की मुहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और देखते हैं राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। रोपड़, बात करते हैं रोपड़ जो पंजाब में है। रोपड़ पंजाब या सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा वर्ष 1953 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से मृदभांड, सेलखड़ी की मुहर, चर्ट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाड़ाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं।
यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता की दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। अब हम जानते हैं सैंधव सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी। यह कौन सा शहर किसके किनारे बसा था? हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर। लोथल भोगवा नदी पर। रोपड़ सतलज नदी पर। मांडा चेनाब नदी पर। दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर। सुतका गेंडोर दास्त या दास्क नदी के तट पर। भगवानपुरा सरस्वती नदी के तट पर। बात करते हैं आलमगीरपुर की। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में मृदभांड एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज और मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिलती हैं। अब हुलास देखते हैं। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधव लिपियुक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। ठप्पा या मुहर का साक्ष्य भी मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गया था। अगला देखते हैं। बात करते हैं सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1927 में ऑरेल स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृदभांड, एक ताम्र निर्मित बाड़ाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने ठीकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सोतका कोह सोतका गेंडोर के रूप में स्थित है। वर्ष 1962 में इसकी खोज डेल्स द्वारा की गई। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसके आकार सोतका गेंडोर जैसे ही हैं। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यहाँ से हजारों की संख्या में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं या प्राप्त हुए हैं। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद पूर्व में हिसार का भाग था जिले में स्थित है। यानी कि बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। वर्ष 1974 से 77 में R.S. बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। यहाँ से संस्कृत के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित या भागों में विभाजित करती हैं। यहाँ से मोहरे, बटखरे, लाजवर्द तथा कार्नेनियन के मनके, हल्की आकृति के खिलौने, तांबे के बाड़ाग्र आदि के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। J.P. जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था।
यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफ़ेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि हैं। मांडा जम्मू एवं कश्मीर में चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन जेपी जोशी तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया था। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बाड़ाग्र, चर्ट प्लेट, कांच से निर्मित पेंचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल के क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हुंसली, करधनी आदि आभूषण पहने जाते थे। 9 सारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर भरने के प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक हैं। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न गेहूं, जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पाट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेष से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ से निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। भारत से कपास यूनान गई, जिससे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोतदा के स्थलों से कुबड़दार ऊँट के जीवाश्म मिले हैं। सुरकोतदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चनहूदड़ो में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। प्रमुख धातु एवं प्राप्त स्थल: एक तरफ कच्चा माल, दूसरी तरफ उसका स्थल प्राप्त जो है जहाँ से पाया गया है, जैसे कि तांबा, यह खेथड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान के क्षेत्र में पाया जाता था। लाजवर्द बदख्शा अफगानिस्तान में है। फिरोजा और टिन ईरान में। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान में पाया जाता था। सीसा अफगानिस्तान और अजमेर में। शिलाजीत हिमालय में। गोमेद गुजरात। सैंधव निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था।
लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी से बहरीन से की गई है। सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त ममी के एक आकृति से चलता है। सैंधव सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि के उन्नत होने के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तक सूंडदार हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मुद्दछिष्ट विधि या लोस्ट बॉक्स से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। चनहोदड़ो से प्राप्त इक्का, गाड़ी एवं बैलगाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। मृष्ट मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की हैं। सर्वाधिक मृष्ट मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमदे मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है। उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। पशुपत शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। 2 हिरण भी बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। सैंधव मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तरियां एवं थालियां प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे तथा इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे।
लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के प्रमुख या पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर, रोपड़ में पश्चिम पूर्व तथा लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का मत कौन कौन सा किसका मत है आप देख सकते हैं। एक तरफ हमने विनाश का कारण और दूसरी तरफ उस विद्वान का मत। बाढ़ यह किसका है? मार्शल मैके SR राव कहते हैं कि बाढ़ से यह सभ्यता नष्ट हुई है। आर्यों का आक्रमण यह कौन कौन लोग कहते हैं? गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट। इनका कहना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई है। और देखते हैं जलवायु परिवर्तन किनका कथन है? जलवायु परिवर्तन ओरेल स्टीन, अमलानंद घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई है। और भूतात्विक परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता समाप्त हुई है। यह कौन कौन से इतिहासकार हैं? MR साहनी, HT लैम्ब्रिक, GF डेल्स। और अगला देखते हैं महामारी कौन कौन से इतिहासकार कहते हैं? KUR कनेडी कहते हैं कि महामारी के कारण सिंधु सभ्यता समाप्त हुई है। अदृश्य गाज यह कहते हैं M दिमित्रिये। अब देखते हैं मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। तो अब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब हम इसके जो 70 से 80 MCQ होंगे उनको देखते हैं और उनका सलूशन भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, B अर्थव्यवस्था पर, C धर्म पर, D विज्ञान पर। तो जैसा कि हमने देखा कि मानव समाज विलक्षण है, यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर स्थित होता है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा B। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? A सुमेरियन सभ्यता, नंबर B सिंधु घाटी सभ्यता, नंबर C वैदिक सभ्यता, नंबर D मेसोपोटामिया सभ्यता। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी बताया कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा B। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉल्यूशन तो अभी हमने इसका देख लिया, पूरी तरीके से पढ़ा है। जिसका कुछ डाउट होगा तो उसका सॉल्यूशन भी देख लिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सिंधु सभ्यता संबंधित है A प्रागैतिहासिक युग,
नंबर बी आद्य ऐतिहासिक युग, नंबर सी ऐतिहासिक युग से, नंबर डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो बात करते हैं अगर इसके सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नंबर 4 है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, नंबर बी उसकी अपनी लिपि थी, नंबर सी उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, नंबर डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो यह तीनों हमारे गलत हैं और इसका सही उत्तर देखें तो सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, वह नगरीय सभ्यता थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ए लिपि, बी नगर नियोजन। अगले दो इसके देख लेते हैं, दो ऑप्शन, नंबर सी तांबा, नंबर डी मृदभांड। तो बात करते हैं इसके सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी मृदभांड। इसके सॉल्यूशन को थोड़ा देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित काल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बिल्कुल सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, यह भी सही हमारा है। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, यह भी बिल्कुल है। तो यहाँ पर हमारे तीनों से यानी कि डी उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7 है, हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ए शिलालेख, बी पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, सी पुरातात्विक खुदाई, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर देखें, हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत हमारा पुरातात्विक खुदाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। ए शिलालेख, बी पुरातत्व संबंधी खुदाई, सी बर्तनों की मुहर पर लिखावट, डी धार्मिक ग्रंथ। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी पुरातत्व संबंधी खुदाई। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रकाश कौन डालता है, पुरातत्व संबंधी खुदाई। यदि खुदाई नहीं होती तो हमें किसी भी चीज की जानकारी नहीं मिल पाती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है? वहाँ पाई गई हैं ए मोहरे, बी बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। इसके दो ऑप्शन शायद गुम हो गए, तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलो, सिंधु सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। तो इस प्रकार हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। नहीं, यह तो कुछ डाउट में लगता है, इसको छोड़ देते हैं और देख लेते हैं। EJH मैके, सुमेर से लोगों का पलायन, यह सही है हमारा। और पूछ क्या रहा है? सही नहीं है। तो दो और हैं, इनको देख लेते हैं, ये हमें कुछ डाउट में लग रहा है। सी मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशियाई से सभ्यता के विचार का प्रवसन, यह भी सही है। डी अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप में हुआ, यह भी सही है। तो ये हमारा यह तीन बिल्कुल सही सटीक हैं और यह हमारा गलत है। तो उत्तर हमारा देखें तो ये हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उनका सही उत्तर मिलाइए। तो मिला लेते हैं इसको हम। देखते हैं, तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1923 से 24 में की थी। एक हो गया। और हस्तिनापुर यहाँ पर तो नहीं, इसका शायद चौथा ऑप्शन भी हो। तो तीसरा देखें, तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने 1913 से 34 में किया। अगला देखते हैं, शायद इसका चौथा भी ऑप्शन हो। हाँ हाँ बिल्कुल है। तो एक का 3 हो गया, 2 का 4 हो गया है और सी का 2 हमने मिलाया है, जो तो यहाँ पर अगर ए में 3 देखते हैं और बी में 4 देखते हैं, तो ये इसका सही उत्तर देखें तो ये हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। यह इसका हम सही सुमेलित देख लेते हैं। सूची 1 का सूची सेकंड से सही सुमेलित, हड़प्पा दयाराम साहनी 1923 से तथा 1924-25, हस्तिनापुर बीबी लाल 1950 से 52, तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 34, कौशाम्बी NG मजूमदार 1936 से 37। अगला प्रश्न, है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ए हड़प्पा संस्कृत में, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृत में, सी वैदिक संहिताओं में, डी चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसके सही उत्तर देखें तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृत में मिलते हैं। इसका अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर, और इसका कलर एक बार थोड़ा सा हम पेन का कलर चेंज करते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न, इसका सलूशन देखते हैं थोड़ा सा। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थीं। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की तथा दूसरे चित्रित मृदभांडों से बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ए पूर्व आर्य, नंबर बी उत्तर वैदिक काल, नंबर सी मौर्य काल, नंबर डी कुषाण काल। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा ए पूर्व आर्य। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? नंबर ए गाय, नंबर बी हाथी, नंबर सी गैंडा, नंबर डी बाघ। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा ए गाय। अगला प्रश्न, एक बार इसका हम सलूशन देख लेते हैं ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो जाएं और प्रश्न आने पर पेपर में बिल्कुल छूटे नहीं। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़िया आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? नंबर ए चनहूदड़ो, नंबर बी कोटदीजी, नंबर सी सहगौरा, नंबर डी देसलपुर। तो बात करते हैं इसके सही उत्तर की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी सोहगौरा। अगला प्रश्न या इसका सलूशन देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनहूदड़ो, कोटतीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चनहूदड़ो और कोटतीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची एक प्राचीन स्थल को सूची सेकंड पुरातात्विक खोज के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
एक तरफ प्राचीन स्थल है, नंबर 2 दूसरी तरफ पुरातात्विक खोज है कि कौन सी चीज़ कहाँ से पाई गई है। तो सबसे पहले हम इनको मिला लेते हैं। तो लोथल की बात करते हैं तो लोथल हमारा हो जाएगा ए का गोदीवाड़ा। और जो कालीबंगा, कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ, जुता हुआ खेत। तो इसके आगे के 2 ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा। ए का 2 हो गया और बी का 1। धौलावीरा को 4 से मिलाते हैं। हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ धौलावीरा से। और बनावली से हमें पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 3, तो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ए मोहनजोदड़ो में, बी कालीबंगा में, सी हड़प्पा में, डी लोथल में। तो बात करते हैं इसका सही उत्तर। एक जुते हुए खेत की खोज हुई थी कहाँ, कालीबंगा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए कालीबंगा। किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो ये हो जाएगा कालीबंगा। अगला प्रश्न, तो यह हमारा प्रश्न, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाते हैं तो हड़प्पा से क्या प्राप्त है, नंबर 1 समाधान R37 प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है, इसको जिसमें मिला सकते हैं। और लोथल ये गोदीवाड़ा है। कालीबंगा, कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ है, जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका कूट देख लेते हैं। ए में 1 था, बी में 2 था, और सी में 4 और डी में 3 था। तो इसका सही उत्तर देखिए तो यह कूट हमें 1 2 4 3 प्राप्त हो रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। तो आज हम सिर्फ देख लेते हैं। अच्छा, इसके सिर्फ 80 प्रश्न अभी किए हैं और हमारे पास अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं। और सभी जितने भी घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा यूपीपीएससी द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं, सिर्फ वही इसमें लिए गए हैं। तो आज के लिए बस हम इतना रखते हैं, क्योंकि यह इससे अधिक अगर क्लास को बड़ी करते हैं तो यह बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो हम इनको छोटे छोटे पार्ट में पढ़ते हैं, 1 घंटा 50 मिनट या 30 मिनट, जिससे हम बोर नहीं होंगे। और इसका सलूशन भी देखो ये मिल गया हमको। तो हड़प्पा सभ्यता से R37 प्राप्त हुआ है। लोथल एक
गोदीवाड़ा क्षेत्र था। कालीबंगा से जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो हमारा इस प्रकार यह सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर कोई इसमें त्रुटि होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप बता भी सकते हैं। और यदि आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए उससे संबंधित वीडियो बनाया जाए या क्वेश्चन लेकर आएँ। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।